पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा रख करके उस पर कार्रवाई करने की बात चल रही थी। उसी दौरान वो आए थे। उनके आगमन के साथ साथ उनके जो साफा उन्होंने पहना था वो बता रहा था कि पूरी तरह से वो राष्ट्रवादी रंग में रंगे हुए हैं। आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है कि ये वो पल होगा जहां राष्ट्रीय जनता दल में ये फैसला बहुत सोच समझ के लेना होगा, नहीं तो पार्टी में विद्रोह की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तेजस्वी यादव के नाम पर सबसे ज्यादा मुहर लग रही है। तेजस्वी यादव के समर्थन में भी बहुत सारे लोग हैं। अगर तेजस्वी यादव अपनी मर्जी से प्रदेश अध्यक्ष किसी को बनाते हैं तो आगे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले कुर्सी के चयन के समय में, क्योंकि लालू प्रसाद बहुत ज्यादा अस्वस्थ हैं, उम्र भी काफी हो गई है, वो चाहते हैं उस जिम्मेवारी को किसी दूसरे को देना। तो दूसरे को देने का मतलब यह है कि तेजस्वी यादव को देंगे या फिर मीसा भारती को देंगे। ये लगातार जिस तरह से जमशेदपुर में प्रशांत किशोर अपना रोल बदले हैं और जिस तरह से आरसी सिंह को ला करके और उदय सिंह को उन्होंने जिम्मेवारी दे करके अपने जो निकल गए हैं उसका इंपैक्ट देखने को मिला। मैं देख रहा था, कई तस्वीरें देख रहा था, मैं चाहूंगा कि उन तस्वीरों को लगाएं। जिस तरह की भीड़ आनी शुरू हो गई है, गांधी मैदान में फेल हुए जी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बाउंस बैक किया है, धड़ाधड़ विकेट गिरा रहे हैं और इसके साथ साथ फील्ड में भी आप जाके देख लीजिए, हर क्षेत्र में भीड़ लोगों की इतनी जुट जा रही है कि उनको मार्शल लगा करके बचाना पड़ रहा है। बिल्कुल। और उन्होंने बिहार में आकर के कुछ ऐसी बातें कही थी जिसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि वो समस्या पैदा कर सकते हैं 2020 की से ज्यादा 2025 में तेजस्वी यादव जी। सीमांचल के क्षेत्र में उन्होंने और अन्य क्षेत्रों में घूम करके जहां 60 ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जहां मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक समाज के लोग के वोट से वहां के जीत और हार का फैसला होता है जी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं रातों रात। घड़ी में सुबह के 7 बज चुके हैं और आप पेपर या अखबार आपके हाथों में होगा और एक हाथ में चाय जरूर होगी। तो आप चाय की चुस्की का मजा लीजिए, मोबाइल ऑन कीजिए और रातों रात पर चले आइए और पूरी खबर को, बिहार की राजनीति को विस्तार से यहाँ पर आपको हर रोज सुबह 7 बजे समझने को मिल जाएगा, जहां पर खबरों में धार होगी और स्पीड होगा और खबर वही जो आपके लिए होगा और इससे सीधा आपका नाता होगा। तो खबरों की शुरुआत करते हैं रातों रात में। चिराग पासवान से हम शुरुआत कर रहे हैं और चिराग पासवान को बाबा आशीर्वाद मिल गया है और इस आशीर्वाद से सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। 10 दिन पहले चिराग पासवान की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई जी, जिसकी खबरें भी हमने बताई थी और उन खबरों में जो इंटरनल बातें थी उसमें बहुत सारे हद तक हम उसमें पहुंचने में कामयाब हुए थे जी। क्योंकि हमारे जो सोर्सेज हैं, हमारे जो सूत्र हैं, वो ये कह रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक था, कुछ बातों को लेकर के थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जरूर था जी। लेकिन इसी बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब ये बातें सामने आई और जानकारी उन्हें थी कि चिराग पासवान बिहार आना चाहते हैं तो उन्होंने इसका स्वागत भी किया जी और ये भी कहा कि उनमें काफी एनर्जी है। ये पहला फेज था। इसके बाद दूसरे फेज में आप आइए तो दूसरे फेज में जहां सबसे ज्यादा, मैंने कल ही एक खबर किया था जी, जिसमें मैंने बताया था कि चिराग पासवान ने साफ कर दिया है। एक तो पहले आप उस दिन का याद कीजिए कि जब नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी, उसके बाद तुरंत उनकी टीम ने एक एजेंडा पास किया था जिसमें 10 अलग अलग एजेंडों पर मुहर लगी थी जी, जिसमें 6ठा नंबर का एजेंडा जो था वो था कि सम्मान के साथ हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सम्मान और आइडेंटिटी ये दोनों दो बातें नहीं है बल्कि एक ही बात है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वो अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेगी, ये स्पष्ट है, और कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी वो सम्मानजनक होगा। ये बातें भी उन्होंने स्पष्ट कर दी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा समाप्त होगी परसों। उस सभा के समाप्त होने के बाद 30 तारीख को जब उनकी सभा समाप्त हुई, तुरंत उन्होंने उस सभा से निकल करके उतनी गर्मी में उन्होंने एक सभा किया, जिस सभा में उन्होंने साफ कर दिया अपने कार्यकर्ताओं को। हालांकि व्यवस्था तो उसमें मुख्य जो कार्यकर्ता थे उस क्षेत्र के जो लोग थे उनकी थी, लेकिन चिराग पासवान वहां कार्यक्रम करेंगे इस बात को सुन करके हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंच गए और इतनी भीड़ हो गई कि वहां जगह कम पड़ गया। 300 लोगों को पहुंचना था, 2000 से अधिक बिल्कुल पहुंच गए। तो ये एक बड़ा हुजूम जुट गया और उस हुजूम के सामने जब लोगों ने उनसे सवाल भी किया कि हम आगे किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे, हमें तैयारी किस तरह की करनी है, उन्होंने कहा कि सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा, न हमने पहले किया है, न मेरे नेता मेरे पिता
रामविलास पासवान ने किया है। हम भी समझौता नहीं करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोग जो सोच रहे हैं, आप लोग जो आदेश किए हैं, उस आदेश का मैं पालन करूंगा। जी। और बाबा सबसे अहम इसमें ये भी निकल के तस्वीर आया कि चिराग पासवान 2020 में जिन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारे थे, वो सारे उम्मीदवार पहुंचे थे और इसको लेकर चिराग पासवान ने खुद कहा कि हमें जो सीट मिलेगी उस सीट पर मजबूती के साथ रहना है, और एक मैसेज दे दिया कि देखिए भाई, पिछले बार आप लोग सब उतरे थे, लेकिन इस बार हम गठबंधन में है, हमारा एक दायरा होगा। चिराग पासवान के इस मीटिंग के पीछे का एक और बड़ा कारण जो नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है, और ये हो सकता है आने वाले समय में, आज जो आप देख रहे हैं, मैं खास करके भारत लाइव तो बार बार ये कहता है कि हम आज खबरें जो करते हैं वो खबरें एडवांस खबरें होती है, और ये खबरें आपको कुछ दिन के बाद हकीकत एक हफ्ते बाद भी हकीकत बनकर सामने आती है। सीधी तौर पे मुझे जो लग रहा है कि ये जो वो क्षेत्र था जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में भी वो जितनी चाहिए थी उतनी भीड़ नहीं जुटी है। कई तस्वीरें आ रही हैं जिसमें कुर्सियां खाली हैं, लेकिन इन सबके बावजूद ये वो क्षेत्र है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन को बार बार झटका दे रहा है, और इस बार भी झटका न दे इसके लिए चिराग पासवान ने कमर कसा है, और वो ये कहना चाह रहे हैं खुल करके अपने एनडीए गठबंधन के घटक दलों से कि आप डरिए मत, मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में आप मुझे जिम्मेवारी दीजिए, मैं उस सीटें जीत करके ला करके दूंगा। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि मैंने जो 40 सीटों का लिस्ट दिया था कि ये 40 सीटें होंगी जिस पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे, एक आध दो सीटों को छोड़ करके, जिसमें हो सकता है कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता लड़े, या फिर जदयू का कोई बड़ा नेता लग जाए, या फिर उनके जो साथी दल हैं उनका कोई बड़ा नेता लग जाए, तो वहां एक दो सीटों का समझौता कर सकते हैं। लेकिन जिन सीटों पर उन्होंने पिछले बार 2020 में उंगली रखा है, 1 नंबर से 3 नंबर पर रहे हैं, उन सभी सीटों पे उन्होंने इस बार भी उंगली रखी है, और यही कारण है कि उन्होंने कहा है कि मैं सम्मान से कोई समझौता नहीं करूंगा, सीटों से समझौता नहीं करूंगा, और यही कॉन्फिडेंस उन्होंने अपने लोगों को दिया है। ये बताता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो दूसरे रास्ता को आप जानते हैं अच्छी तरह से। चिराग पासवान का इंतजार रेड कारपेट बिछा करके, जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, महागठबंधन कर रही है, वहीं दूसरे खेमे में भी उनकी तीसरे मोर्चे के रूप में उनका इंतजार हो रहा है, और ये इशारा करता है कि वो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों में से एक बन जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर जो है वो बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है उस खबर में, और मोदी को जाते ही बीजेपी में भगदड़ जो है इसकी शुरुआत हो गई है, और बीजेपी के बड़े विकेट जो है वो डाउन हुए हैं बाबा बिहार में। देखिए, आप जो बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान स्थिति, और ये पिछले 24 घंटे में जो घटनाएं घटी हैं, आप उसकी बात बता। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के बहुत सारी आशाएं लोगों को, ऐसा लगता था भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी, जो गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का समझौता है वो भी सामने आ जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन जो स्थिति नजर आ रही है, उस स्थिति में बहुत सारी बातें अब उलझती हुई नजर आ रही है। एक लिस्ट भी जारी हुआ है, उसको भी हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो गुटबाजी है, और जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, उनको अब धीरे धीरे करके बेचैनी बढ़ने लगी है, जिसके कारण नीतीश कुमार को भी पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कौन से दुखती रग पे उंगली रखेंगे, और बाकी के दलों को भी इस बात का अंदाजा लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। जिस तरह से उनका रोड शो असफल रहा, पूरी तरह सफल नहीं कहेंगे, पूरी तरह सफल नहीं हुआ, और जिस तरह से उनकी रैली वो भी पूरी तरह से सफल नहीं हुई, ये दोनों ही कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं। गुटबाजी को लेकर के पार्टी के जो डाइहार्ड लोग हैं, जो कोर वोटर हैं, वो धीरे धीरे करके छटकना शुरू किए हैं। खास करके अगर देखा जाए तो जो वैश्य समाज है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर कहा जाता है, लेकिन अब वैश्यों ने भी धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ना शुरू किया है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है कि दो बड़े नेता, कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने पाला बदला है, और वो जनसुराज की तरफ गए हैं और दूसरे राजद की तरफ गए हैं। यानी सीधी तौर पे आप समझिए कि जो कंपटीशन दिखाई दे रहा है, नीतीश कुमार का सर्वे रिपोर्ट दिखाई दे रहा है, भाजपा का जो सर्वे रिपोर्ट है, हर पार्टियों ने अपना अपना सर्वे रिपोर्ट दिखाया है, और उसमें जो ग्राफ बढ़ करके नीचे आ रहा है, ऊपर में तेजस्वी यादव का, प्रशांत किशोर का, उससे प्रभावित होकर के और प्रशांत किशोर के बदले हुए स्वरूप को देख करके भी कई लोग पाला बदलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में इस गुटबाजी के कारण उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। ये लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने लिए रास्ता खोज रहे हैं, जिसमें रामाधार शाह हैं जो जनसुराज ज्वाइन किए हैं, और दूसरे जो हैं रामाकांत गुप्ता हैं, जिन्होंने
राजद ज्वाइन किया है। ये बड़ा झटका है और इस तरह के झटके अभी और लगने हैं। जी, अब बाबा ये जो नेता गए हैं अपने साथ पूरी टीम को लेके गए हैं। बिल्कुल। जनसुराज में सिर्फ वो अकेला शामिल नहीं हुए बल्कि 300 कार्यकर्ता उनके साथ बीजेपी के शामिल हुए जो बूथ ही स्तर पर काम करते थे। ये लगातार जिस तरह से जनसुराज में प्रशांत किशोर अपना रोल बदले हैं और जिस तरह से आरसीपी सिंह को ला करके और उदय सिंह को उन्होंने जिम्मेवारी देकर के अपने जो निकल गए हैं उसका इंपैक्ट देखने को मिला। मैं देख रहा था, कई तस्वीरें देख रहा था, मैं चाहूंगा कि उन तस्वीरों को लगाएं। जिस तरह की भीड़ आनी शुरू हो गई है, गांधी मैदान में फेल हुए जी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बाउंस बैक किया है, धड़ाधड़ विकेट गिरा रहे हैं और इसके साथ साथ फील्ड में भी आप जाके देख लीजिए, हर क्षेत्र में भीड़ लोगों की इतनी जुट जा रही है कि उनको मार्शल लगा करके बचाना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर तेजस्वी यादव और राजद से जुड़ी हुई है। अब राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद आउट हो रहे हैं। कौन होगा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसी पर हम चर्चा करेंगे और ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट है बाबा। देखिए, सीधी तौर पे अगर बात हम राष्ट्रीय जनता दल की करें जी, तो जब से राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण हुआ है तब से लेकर के अब तक लालू प्रसाद एक छत्र राज कर रहे थे। लालू प्रसाद ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और निर्विरोध चुन लिए जाते थे जी। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं किया और ये लालू की ही पार्टी कही जाती है। लालू की विचारधारा की पार्टी है और इसको अलग अलग विचारधाराओं से जोड़कर जरूर देखा जाता है, सामाजिक न्याय वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन इसको आप लालू विचारधारा की पार्टी कह सकते हैं। अब इस पार्टी में जो वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है जो कि इसी महीने के बाद जो अगला महीना आने वाला है, चूंकि इस महीने में तो प्रदेश अध्यक्ष का पहले चुनाव होगा, जिसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव शुरू हो चुके हैं, प्रखंड स्तर पर चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब इसके बाद राज्य स्तर की चुनाव की प्रक्रिया होगी और राज्य में कौन कमान संभालेगा, किसको नॉमिनेट किया जाएगा और किसको चुना जाएगा, ये सारी प्रक्रियाधीन है। इसके लिए एक एक डेग बढ़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि दो ऐसे पद हैं, एक बिहार के जो ऐसा राज्य है जिस राज्य में जनाधार बहुत बढ़िया है, अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल का MY समीकरण यहाँ काम करता है और यहाँ सरकार में आने और विपक्ष में रहने का एक अनुभव बड़ा है। लगातार दो मुख्यमंत्री इस पार्टी ने दिए हैं, उसके बाद दो टर्म उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव। ये सभी चीजें आपको देख करके लगता होगा कि ये पार्टी काफी समृद्ध जनाधार वाली पार्टी है और ऐसी पार्टी का कोई मुखिया बनता है तो उसके हाथ में कितना पावर होगा, जैसे लालू प्रसाद के पास बहुत बड़ा पावर होता है। अब प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी है वो किसे दी जाती है और परिवार में जो अभी वर्तमान में परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसको लेकर के भी कई तरह के संशय के बादल मंडरा रहे हैं। हमने आज से कुछ दिन पहले, करीब 15 दिन पहले हमने एक एपिसोड किया था जिसमें हमने बताया था कि कौन कौन सी संभावनाएं हैं जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मीसा भारती, आपको पता होगा कि तेज प्रताप यादव को साइलेंट किया गया है। अब उनकी उपस्थिति पार्टी के किसी भी गतिविधि में नहीं होगी जहां वो उंगली कर सके, न उनको वोटिंग का अधिकार है, पार्टी से ही निष्कासित 6 साल के लिए कर देंगे। हालांकि इसका अभी तक आधिकारिक रूप से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, ना कोई पत्र मिला है, लेकिन निष्कासित जब मौखिक ही चलना है, सब कुछ तो मौखिक हो ही चुका है। लालू प्रसाद ने खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से कह दिया है कि उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। अब ऐसी स्थिति में पहले प्रदेश अध्यक्ष, यहीं पर सबसे बड़ा अड़ंगा लगेगा। अगर तेजस्वी यादव अपने मर्जी से प्रदेश अध्यक्ष किसी को बनाते हैं तो आगे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के वाले कुर्सी के चयन के समय में, क्योंकि लालू प्रसाद बहुत ज्यादा अस्वस्थ हैं, उम्र भी काफी हो गई है, वो चाहते हैं उस जिम्मेवारी को किसी दूसरे को देना, तो दूसरे को देने का मतलब यह है कि तेजस्वी यादव को देंगे या फिर मीसा भारती को देंगे। इस पद के लिए मीसा भारती सबसे ऊपर जो पर्सनालिटी है वो दिख रही है, क्योंकि सरकार में और पार्टी में दबदबा जो चलता है वो तेजस्वी यादव का चल रहा है। यानी परिवार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पावर का जो शिफ्टिंग होगा, वो 2 खेमे में बंटना चाहिए। एक तरफ पलड़ा जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का भारी नजर आ रहा है, तो मीसा भारती भी कमजोर नहीं है। आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है कि ये वो पल होगा जहां राष्ट्रीय जनता दल में ये फैसला बहुत सोच समझ के लेना होगा, नहीं तो पार्टी में विद्रोह की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तेजस्वी यादव के नाम पर सबसे ज्यादा मुहर लग रही है। तेजस्वी यादव के समर्थन में भी बहुत सारे लोग हैं कि तेजस्वी को सौंप देना चाहिए। लालू प्रसाद ने ऐसा किया भी था। इससे पहले 2023 में लालू प्रसाद ने जिस तरह से सारे अधिकार जो हैं वो दे दिया था तेजस्वी यादव को,
कि आप पार्टी का नाम बदल दीजिए, सिंबल बदल दीजिए, जो करना है आप, सारे अधिकार आपके हाथ में है। लेकिन इन सब के बावजूद जो आगे पार्टी को बरकरार रखने की बात है, उसमें परिवार को एकमत रखना जरूरी है और इसके लिए मीसा भारती का नाम सबसे ऊपर है। भले ही दबाव और देखने में लग रहा हो कि तेजस्वी यादव हैं, लेकिन ये कुर्सी मीसा भारती को सूट करती है, ऐसा उनके पार्टी के भीतर के लोगों का भी मानना है। जी, चलिए अगली खबर एक वैसी पार्टी से जिस पार्टी ने 2020 में बिहार में चुनाव लड़के सभी को चौंका दिया था, जो सीट वो जीत कर आए थे। यानी कि हम बात कर रहे हैं AIMIM की। इस बार फिर से उनकी एंट्री हुई है और महागठबंधन में वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अपनी शर्तों के साथ महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। बाबा देखिए, AIMIM को लेकर के हमने भी खबर किया था जी। संपादक नमन मिश्रा जी के साथ हमने खबर किया था, जिसमें हमने और भी खबरें हमने की थी। जब AIMIM के तरफ से ओवैसी आते हैं और उस समय आते हैं जब ये देश एक संकट से गुजर रहा था, पहलगाम हमला हुआ था जी। और पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा रख करके उस पर कार्रवाई करने की बात चल रही थी, उस सब उसी दौरान वो आए थे। उनके आगमन के साथ साथ उनके जो साफा उन्होंने पहना था वो बता रहा था कि पूरी तरह से वो राष्ट्रवादी रंग में रंगे हुए हैं और उन्होंने बिहार में आकर के कुछ ऐसी बातें कही थी जिसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि वो समस्या पैदा कर सकते हैं 2020 की से ज्यादा 2025 में तेजस्वी यादव जी। सीमांचल के क्षेत्र में उन्होंने और अन्य क्षेत्रों में घूम घूम करके जहां 60 ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जहां मुस्लिम जो हैं अल्पसंख्यक समाज के लोग के वोट से वहां के जीत और हार का फैसला होता है जी। उन्होंने साफ कर दिया था कि 50 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे और पिछली बार 5 जीते थे, इस बार हम 40 से ज्यादा लोगों को जिता करके ले आएंगे। 50 सीटों पे लड़ने की बात उन्होंने की थी। हालांकि 40 सीट तो उन्होंने दावा किया था, लेकिन 20 से 22 सीटें जिताने की बात उनकी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है। बिल्कुल, इसको लेकर के वो उस समय की बात थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जिन लोगों ने विधायक चोरी किया है उन चोरों को भी हम सबक सिखाएंगे, ये भी बात उन्होंने कही थी। लेकिन अब उन्हीं की पार्टी से जो बातें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को यदि बिहार की सत्ता से बाहर करना है तो इसके लिए ओवैसी को भूलना नहीं पड़ेगा। ओवैसी को महागठबंधन साथ लेकर के चले और हमारी डिमांड को पूरा करते हुए हम जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, वो सारे विधायक आपको पता है एक को छोड़ करके बाकी सब चले गए हैं राष्ट्रीय जनता दल में, इस बार चुनाव लड़ेंगे ही। उन सभी सीटों पे वो धीरे धीरे करके उम्मीदवार भी उतार रहे हैं। 2 सीटों पे उन्होंने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है और बाकी के 50 सीटों पे वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर गठबंधन में आते हैं तो वो उनका कहना है कि हम सामंजस्य बिठा करके जी उचित जो होगा उसके हिसाब से फैसला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बिहार की सत्ता से उतार के फेंकेंगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक शर्त रख दी है और अपनी शर्तों पे, जैसा कि आपने बताया भी, अपनी शर्तों पे वो किन किन सीटों पे लड़ना चाहते हैं ये तेजस्वी यादव को फैसला करना है, कांग्रेस को फैसला करना है और महागठबंधन के बाकी घटक दलों को फैसला करना है। यानी कि ओवैसी की टीम AIMIM पूरी तरह से तैयार है महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ करके एनडीए गठबंधन को सत्ता से बाहर करना। और उसके साथ बाबा कोसी सीमांचल को लेकर उन्होंने विशेष पैकेज का भी मांग किया है। साफ तौर पे कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम गठबंधन में रहेंगे तो आपको कोसी सीमांचल के लिए अलग से पैकेज बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बहुत बड़ी है, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के तबियत को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ गई है और इस अपडेट के आने के बाद लॉटरी लगी है बीजेपी की। बाबा निश्चित रूप से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी उनका झोला लेकर के उनके पीछे पीछे चल रही है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जब उत्तराधिकारी किसी को घोषित करेंगे तो पहला नंबर तो भारतीय जनता पार्टी का आता है जी, क्योंकि लंबे समय तक इंतजार किया है। जब भी नीतीश कुमार नाराज होकर के बाहर गए हैं, फिर उनको बुला करके रेड कार्पेट बिछा करके फिर उनको आलिंगन किया है, उनका साथ दिया है। ये सारी बातें अब तक देखी गई हैं। लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं उसमें कई जो नीतीश कुमार के समर्थक भी हैं, विरोधी भी हैं, वो सभी लोग इस बात की चर्चा करते रहते हैं। पहले आपने सुना होगा कि चिराग पासवान भी कभी इस बात की डिमांड कर चुके हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जांच करके उनकी मानसिक स्थिति को, मेडिकल रिपोर्ट को रखा जाए कि वो किस परिस्थिति में, किस स्थिति में है, उनके साथ क्या हो रहा है, कितना वो सक्षम है सब कुछ करने में। इन सारी बातों को वो कह चुके हैं। अब यही बात जो है, सेम बात लंबे समय से जनसुराज के जो प्रणेता हैं सूत्रधार प्रशांत किशोर, उन्होंने ये बातें कही है और वो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं रह रही है आजकल।
वो नाम भी भूल जा रहे हैं। उन्होंने एक दावा भी किया था कि वो अपने कैबिनेट के मंत्रियों का नाम अगर ले लें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो बहुत सारी बातें थी वो जो कह रहे थे। एक मंच पर एक होता है, हम लोग से भी कभी कभी भूल हो जाती है। ऐसा ही एक भूल नीतीश कुमार से हुआ, लेकिन उन्होंने तुरंत सुधार भी लिया। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी तबीयत इतनी खराब है कि वो बोल नहीं सकते हैं। उन्होंने साफ कहा, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम उन्होंने लिया, हमने भी कानों से सुना, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं अटल बिहारी वाजपेयी तो नहीं, अब तो ये नरेंद्र मोदी है ना, वो तो पहले काम किए हैं। ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दिया, यानी कि उनकी मेमोरी जो है वो लॉस नहीं हुई है। वो एक बोलने का क्रम है जिस क्रम में हम लोग भी कभी कभी भूल जाते हैं। कभी कभी प्रशांत किशोर भी भूल जाते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा था हमने नमूना चुन के लाया है जी। तो जब प्रशांत किशोर नमूना चुन के ला सकते हैं जी, तो नीतीश कुमार को कहने का अधिकार तो उनको नहीं है। हाँ, रहा सवाल कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के निश्चित रूप से जो बातें सामने आ रही हैं, निशांत ने साफ कर दिया जो उनके बेटा है कि मेरे पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, फिट हैं, 5 साल तक वो अभी भी सरकार चलाने की स्थिति में हैं और चलाएंगे भी। यानी सीधे तौर पे आप मान के चलिए। और भारतीय जनता पार्टी इतनी मूर्ख थोड़े है जी। नीतीश कुमार अभी भी बैठ करके जो फैसले कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि 2 दिन में क्या क्या नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई थी जी, खुल करके सामने आ गई। भारतीय जनता पार्टी का सारा गुटबाजी नजर आ गया और ऐसे में नीतीश कुमार ने प्रतिष्ठा बचा लिया। बिल्कुल। तो विक्रमगंज में जो कुछ भी नीतीश कुमार ने किया वो कहीं ना कहीं एक निश्चित रूप से एहसान जरूर है भारतीय जनता पार्टी पर। और इस स्थिति में वो है, मंच पे इतने देर तक भाषण बोलते हैं, कोई किताब कॉपी लेकर के नहीं बोलते हैं जी। सीधे और अगर तबियत खराब है तो जिस तरीके से उन्होंने मोदी के साथ गाड़ी को साझा किया, बिल्कुल एक साथ रथ पर सवार होकर आए, तो कुछ ना कुछ तो उस समय भी घटना घटती। लगातार बातें करते रहते हैं। आप देखिए कि जब भी मीडिया में आते हैं तो बात करते हैं। भले ही देखिए नीतीश कुमार निश्चित रूप से अब थोड़े पहले जैसे नहीं है, तो उम्र का भी असर होता है और इसके साथ साथ उनके जो अनुभव है उसका भी असर होता है। अब वो सहज होकर के बातों को रखते हैं जी। इशारा में वो बात को ज्यादा कहना चाहते हैं और ये बार बार कहते हैं कि उन्होंने बिहार के लिए किया है और इसमें कहाँ कोई दो राय है कि उन्होंने नहीं किया है। निश्चित रूप से किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी कहता है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, वो करने के लायक नहीं है कुछ, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। और इस बात से हम तो कम से कम इत्तेफाक नहीं रखते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी भी इत्तेफाक नहीं रखते, इसलिए नीतीश कुमार से कहां वो मुख्यमंत्री का कुर्सी मांग रही है जी। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अब बोनस खबर की और आज बाबा के पास 2 बिहार के लिए बोनस खबर है। बाबा देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के पहली खबर हमारे पास है कि नीतीश कुमार एक ऐसे माहिर खिलाड़ी हैं जो इस तरह का दाव खेल देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है और वो आपको कहीं ना कहीं चेकमेट कर देते हैं जी। नीतीश कुमार ने एक तरफ जो आप देखे होंगे बेचैनी आपने देखा होगा जी, महागठबंधन के दल में हो रहा है। ओवैसी को बेचैनी हो गई है कि हम अब साथ मिलकर लड़ेंगे तभी फायदा है, नहीं तो नीतीश कुमार तो दाव खेल ही दिए। नीतीश कुमार ने एक बड़ा दाव खेलते हुए अल्पसंख्यक जो आयोग है जी, उस आयोग में, अल्पसंख्यक आयोग में उन्होंने उसका गठन कर दिया है और गुलाम रसूल बलियावी को उसका अध्यक्ष बना करके और पूरी कमेटी का गठन करके उन्होंने एक बड़ा दाव खेल दिया है। और जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार को मुस्लिमों का वोट नहीं मिलेगा, वक्फ बोर्ड में वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं, मुस्लिमों ने उनके पार्टी का बहिष्कार, इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर दिया, ये सारी बातों को समाप्त करते हुए उन्होंने एक बड़ा और सबसे ज्यादा नाराज जो गुलाम रसूल बलियावी थे उनको अपने पक्ष में कर लिया है। गुलाम रसूल बलियावी एक ऐसे नेता हैं जिनके पास जनाधार है जी। एक तरफ जहां उन्होंने महागठबंधन की तरफ प्रहार किया है, वहीं दूसरा जो गेम उन्होंने खेला है, दूसरी चाणक्य नीति जो उनकी है वो भारतीय जनता पार्टी पर है। एक सवर्ण आयोग का भी उन्होंने गठन कर दिया है जी। इसके भी अध्यक्ष के रूप में महाचंद्र प्रसाद सिंह को उसका अध्यक्ष बना दिया है। और ये कमेटी गठित करने के बाद कहीं ना कहीं सवर्णों को अपने पक्ष में करने के लिए जो इधर उधर छटक भी रहे थे उन सभी लोगों को अपने तरफ आकर के ला करके और वे एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं जी, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और इसमें आप देखिएगा कि जातीय समीकरण जिस तरह से वो गढ़ेंगे उससे बहुत सारी चीजें निकल करके आएगी। इन सभी बातों को लेकर के एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक दिया है। इस बोनस खबर के साथ साथ जी मैं एक और बोनस खबर आपको देने जा रहा हूं। हमारी कल ही की एक खबर है, जिस खबर को हमने आपको बोनस खबर में कल दिया था कि नीतीश कुमार और खास करके तेजस्वी यादव के लिए जो 2 धड़ा को लेकर के चल रहे हैं, एक एनडीए गठबंधन को और दूसरा महागठबंधन को, ये दोनों गठबंधन के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ा होने जा रही है। एक तरफ जहां परेशानी पहले से थी, ओवैसी एक तरफ खड़े थे, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर खड़े थे, आईपी गुप्ता खड़े थे, इसके अलावा दर्जनों लोग खड़े हैं। इन सब में एक पार्टी
आम आदमी पार्टी जो है वो एंट्री मार दी है जी। और आम आदमी पार्टी जो एंट्री मारी है तो वो आप समझ सकते हैं कि कितना समृद्ध उसकी जो यूनिटी है जी दिल्ली में बड़े बड़े लोगों को धराशायी 2 चुनाव में कर चुकी है जी। इस बार भले ही वो चुनाव सत्ता में नहीं आई है जी। लेकिन वहां मैंने कल ही बताया था कि दिल्ली के लोगों को इस बात का अफसोस है कि वो सत्ता में नहीं है जी काफी लोगों को परेशानियां हो रही हैं क्या है मामला वो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने तीसरे राउंड का गुपचुप रूप से 2 राउंड का यात्रा उसने बिहार में किया जी। तीसरे राउंड में सीमांचल में प्रवेश कर गई है और सीमांचल में प्रवेश करने से आज पूर्णिया से उसकी यात्रा शुरू हुई है पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं राकेश यादव से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहीं ना कहीं कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर उन्होंने अपना नजरिया दिखाया जी, जी। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि हम पूरा मजबूती के साथ जो हमारे साथ दिल्ली में हुआ है वो सारी चीजों को हम पटना में आकर के बिहार में आकर के हम वसूल करेंगे बिहार में संभावनाएं बहुत हैं बिहार के लोग विकल्प चाहते हैं और बिहार के लोगों को केजरीवाल जैसा विकल्प अगर मिल जाता है जी तो निश्चित रूप से बिहार के लोग भी सत्ता परिवर्तन करने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़े नजर आएंगे जी। और केजरीवाल ने करके दिखाया है 10 साल तक उन्होंने दिल्ली को विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से संभाला जिस तरह से लोगों को फायदा पहुंचाया है और लोग उनके मुरीद हैं वो तीसरे राउंड के का जो उनका दौरा है वो सीमांचल के इलाकों में पूर्णिया से उनकी यात्रा शुरू हुई है इसमें सदस्यता अभियान भी चल रहा है मीटिंग्स भी चल रही है और लगातार लोगों को अपने पक्ष में लाने की बात वो कह भी रहे हैं अपनी नीतियों को बता भी रहे हैं इसी बीच में चौथे राउंड का भी उनका स्टार्ट होने जा रहा है और चौथे राउंड में कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल खुद भी शामिल हो सकते हैं चौथा राउंड उस क्षेत्र में है जहां बहुत सारी संभावनाएं हैं किसी अन्य के लिए बनिस्पत एनडीए गठबंधन और महागठबंधन क्योंकि जो शाहाबाद का क्षेत्र है और मगध का क्षेत्र है ये बार बार परेशान कर रहा है और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की यहाँ बहुत बड़ी पहुंच नहीं हो पा रही है जी। तो इस क्षेत्र में अभी भी किसी दूसरे के लिए विकल्प मौजूद है और उस विकल्प को भी तलाश कर रही है आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से ये स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे और 243 सीटों पर लड़ेंगे उनके पार्टी के जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी ये बात कही है और अब वो 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं यात्राएं चल रही हैं और इस यात्रा को इस महीने के लास्ट में जब वो जहां भी समापन करेंगे या जहां तक वो यात्रा करेंगे इसके बाद केजरीवाल के आने की संभावना है और बिहार में एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत करेंगे चलिए तो रातों रात आप देख रहे थे जहां बिहार में एक और पार्टी की एंट्री हुई है यानी कि तीसरे विकल्प को जो है बिहार की जनता को एक और मिला है लेकिन इसके साथ साथ रातों रात में हम आपको ऐसी खबर बता रहे थे जिस खबर की चर्चा लगभग 2 हफ्ते तक चलते रहेगी और ये खबर लगातार आपको तमाम प्लेटफॉर्म पर 2 हफ्ते से अधिक भी नजर आते रहेंगे तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ कल फिर इसी समय हम रातों रात लेकर हाजिर होंगे धन्यवाद पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700 धन्यवाद।